सो हम बिना किसी समय को जाया करें निधि कंपनी इस टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली निधि कंपनी एंड में लेने का रीजन ये है कि निधि कंपनी में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है और वो सभी कवर करते हुए मैं यहां पे निधि कंपनी को पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहली बात है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय निधि कंपनी। निधि कंपनी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इस कंसेप्ट को हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा परखेंगे कि ये निधि कंपनी एग्जैक्टली होता क्या है। हमने एनबीएफसी सुना है, हमने बैंक से सुना है, बट व्हाट एग्जैक्टली निधि कंपनी है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। सो मैं पहले कुछ समय का डिस्कशन सिर्फ ये चीज के ऊपर ले रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली निधि कंपनी इज। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो रेडी, लेट्स गो। सिंपली अगर मैं बोलूं निधि कंपनी क्या है, तो इसका मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज यू कैन से म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसका पहला एक्सपीरियंस मेरे खुद के लाइफ में आया था, मुझे नहीं आया था। मैं तो बिजनेस में हूं, सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत मुश्किल से एक्सपीरियंस आया था। लेकिन मेरे डैड का फर्स्ट एंड लास्ट जॉब था एमएसईबी। एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बाहर के जो स्टेट वाले उनको शायद पता नहीं होगा, जैसे हर एक स्टेट का खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वैसे ही हमारे यहां पे मेरे डैड का पहला और आखिरी जॉब था, दैट इज एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उसके अंदर मेरे फादर का एक सोसाइटी था और मैंने नॉर्मली घर के अंदर हमको जब थोड़ा सा कैश के क्रंचेस होते थे, मैं काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, सो होता है मतलब हमको कोई भी नई चीज करनी है कि भाई घर में एक छोटी सी रूम भी बांधनी है। हमारे दादाजी पूछते नहीं, दादाजी का घर था, फिर डैड ने उसको कन्वर्ट किया, एक एक रूम हम बिल्टअप करते थे, हर बार एक रूम बचे हुए एक दो रूम्स जो रहते थे उसके अंदर हम रहते थे। तो जो भी छोटा बड़ा काम करना था, या फिर मेरी दीदी की शादी थी, या फिर मेरे एजुकेशन के लिए तो खासा करके पैसा नहीं लगा क्योंकि मैं अपन ने सीए किया है, सीए में पैसा ज्यादा लगता नहीं है। सो दीदी को मेरे डॉक्टर बनना था, तो बट वो बीटेक का मतलब वो पीएमटी भी टॉप किए थे, पर बाद में वो बीटेक कॉस्मेटिक्स में सेटल हो गए ड्यू टू सम एजुकेशन के खर्चे वगैरह के हिसाब से। उन्होंने खुद ने डिसीजन लिया था, मतलब पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया था, दे वर ऑलवेज रेडी कि ऐसा किया जाए। बट हम थोड़े से बच्चे थोड़े से समझदार निकले, मतलब दीदी तो निकली, मैं तो बिल्कुल नहीं निकला। तो ऐसे घर पे जो भी छोटी मोटी हरकतें होती थी या छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे या कुछ पैसा लगता था, तो डैड एक सोसाइटी में से पैसा निकालते थे। और एट दैट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वाज इन सीए PE2, जब दीदी की शादी थी तब सीए PE2 मतलब सीए इंटरमीडिएट पास कर चुका था मैं। तो डैड ने जब सोसाइटी पैसे लिए तो मैंने उनसे पूछा क्या ये सोसाइटी मतलब एग्जैक्टली है क्या हम इसे लोन ले रहे हैं, क्योंकि सीए इंटर में हमने कभी ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं था कि निधि कंपनी करके था। हमारे सीए इंटर में निधि कंपनी था या सिर्फ समझो उसको थियोरेटिकल सेंस में था, प्रैक्टिकल कभी देखा नहीं था। तो पापा ने मुझे बोला था कि हाँ हम सोसाइटी से पैसा उठाते हैं, पर मैं बोला फिर कोई भी इससे लोन उठा सकता है, तो मेरे फादर बोले नहीं कोई भी नहीं उठा सकता। मैं मंथली इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन देते रहता हूं, ऐसा मेरे फादर ने बोला। इन्वेस्टमेंट का हैबिट उनको था काफी अच्छा, तो मैं मंथली इसके अंदर कुछ 1,000 रुपए या 1,500-2,000 रुपए कंट्रीब्यूशन देता हूं। जितना अपना स्टाइपेंड होता है उतना वो कंट्रीब्यूट करते थे उस वक्त, इतना भी ज्यादा हमारे घर पे इनकम था ही नहीं कभी। सो मैं मंथली उसमें कंट्रीब्यूट करता हूं। और फिर जब हमें लगता है तो हम कुछ एमएसईबी के ही बहुत सारे एम्प्लॉइज ने मिलकर सोसाइटी बनाया है, तो वही मेंबर्स इसमें से फिर पैसा विड्रॉ करते हैं, जिसको जिस हिसाब से पैसा लगता है उस हिसाब से विथ इंटरेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं, विथ इंटरेस्ट उठाते थे और इंटरेस्ट भी पे करते थे। मतलब अगर तुमने तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो तो तुम उठा ही सकते हो, इन एडिशन टू दैट आप एडिशनल पैसा उठा सकते हो विथ इंटरेस्ट अगर आपको चाहिए तो निधि कंपनी इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इट इज, इसका अगर मैं एक सिंपल बोलूं तो सिंपली कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली। लेंडिंग मतलब निधि ये वर्ड मतलब किसी को आप जब फंडिंग देते हो तो उसे निधि कहा जाता है हिंदी में। सो निधि मतलब लड़की नहीं है, नालायक लोगों, ठीक है। सो लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली, मतलब पैसा भी मेंबर्स ही लाते हैं और मेंबर्स को ही दिया जाता है। सर फिर सभी मेंबर ने ले लिया, तो ऐसा कभी नॉर्मली होता नहीं है। प्रैक्टिकली सभी मेंबर एक साथ आके पैसा विड्रॉ करेंगे ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली डिपॉजिटर्स रहते हैं, लेंडर्स मतलब जो बोरोअर्स रहते हैं, मेंबर्स में से जो बोरोइंग करते हैं वो काफी कम लोग रहते हैं, और डिपॉजिटर्स ज्यादा रहते हैं, तो इससे काम काफी आसान हो जाता है। सो ये किसी भी थर्ड पार्टी में लेंडिंग नहीं कर सकता। मतलब
कंट्रीब्यूशन भी आपके मेंबर्स ही दे रहे हैं, पैसा भी आपके मेंबर्स ही डिपॉजिट कर रहे हैं, और उस पैसे में से लेंडिंग भी मेंबर्स को ही मिल रहा है। और मेंबर्स मतलब मैं जब यहां पे मेंबर्स बोलता हूं तो आई मीन टू से मेंबर मींस यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स इस कंपनी के। निधि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स होते ही नहीं है बच्चों, ठीक है, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट निधि कंपनी में नहीं होता, सभी मेंबर एक जैसे, किसी को भी, क्योंकि प्रेफरेंस बोला मतलब प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आ गया, तो उसका सवाल यहां पैदा ही नहीं होता है, वो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। सो किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है। जब मैं कहता हूं मेंबर्स, आई मीन इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज निधि कंपनी हैव नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नो प्रेफरेंशियल्स। निधि कंपनी प्रेफरेंशियल्स इशू ही नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, तो आप किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, वो गलत हो जाएगा। इस सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स निधि कंपनी में होते हैं। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है निधि कंपनी का, ये कोई भी बना सकता है। अगर आप हो और आपके कुछ फ्रेंड्स है, या आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, या एक कंपनी है, नॉर्मली ये मतलब फ्रेंड सर्कल में नहीं बनाते हैं, रीजन इसके पीछे ये है कि एक साल के अंदर आपको इसके अंदर 200 मेंबर्स दिखाने पड़ते हैं, मिनिमम 200, मिनिमम 200, एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी। निधि कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 200 मेंबर्स दिखाने पड़ते हैं। निधि कंपनी कभी प्राइवेट या ओपीसी नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज बाय मेंबर्स टू द मेंबर्स। और अगर आप प्राइवेट फंडिंग में इसको बोलोगे तो ऐसे सिचुएशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंडिंग आ नहीं पाएगा, कंपनी चल नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि हम पैसा किसी से भी रेस कर रहे हैं, हम 200 मेंबर जो है वो कोई भी ले सकते हैं, 200 मेंबर के अंदर कोई भी रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो कंपनी के मतलब एक कंपनी है उसके अंदर 50 एम्प्लॉय है, एक कंपनी उसके अंदर 70 एम्प्लॉय है, एक कंपनी उसके अंदर समझो 100 एम्प्लॉइज है, और एक कंपनी है, ऐसे 5-6 कंपनीज के एम्प्लॉय ने मिलकर अगर एक निधि कंपनी बना दी तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो निधि कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। मैं बैठे बैठे यहां पे आपको कुछ बेसिक क्राइटेरियाज निधि कंपनी के बोल रहा हूं जो रूल्स में लिखे हैं। मतलब अगर आप इस लेक्चर का पहला हाफ आवर प्रॉपरली अगर समझ लो ना तो आपका निधि कंपनी खत्म हो जाएगा। मैंने डिफरेंस ही कुछ इस कदर दिया है कि आपको कंपैरेटिवली बैंक, एनबीएफसी और निधि का पूरा कच्चा चिट्ठा मिलेगा। सीए फाइनल के बच्चे निधि कंपनी पढ़ लेते हैं, पर उनको निधि कंपनी, बैंक और एनबीएफसी के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। आधे बच्चे तो निधि कंपनी को एनबीएफसी बोलते हैं। पहले मैं भी इस चीज को बोलता था कि हाँ ठीक है, निधि कंपनी काइंड ऑफ वर्क एज ए एनबीएफसी, पर फिर मैंने ये देखा कि यार अपने बोलने से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन लीड होता है, कुछ बच्चे उसको एनबीएफसी ही बोलना शुरू कर देते हैं स्ट्रेट अवे। मैं ये हमेशा बोलता निधि कंपनी इज अ काइंड ऑफ एनबीएफसी, और बट काफी कैरेक्टर्स अलग है इसके, तो बच्चों ने वही सेंटेंस पकड़ लिया, निधि कंपनी एनबीएफसी। नहीं, ऐसा नहीं। अब इस बार हम बकायदा डिफरेंशिएट करेंगे कि बैंक, एनबीएफसी और निधि कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं ये जो कैरेक्टर बोल रहा हूं यही आपके रूल्स है। पब्लिक कंपनी होगी हमेशा निधि कंपनी, इट इज ओनली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर, लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली। ये और कोई दूसरा बिजनेस नहीं करते, और थर्ड पार्टी पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा मेंबर्स छोड़ के। हाँ, थर्ड पार्टी अगर मेंबर बन जाए तो उसके बाद में उसको लेंडिंग एंड कंट्रीब्यूशन अलाउड है, लेकिन थर्ड पार्टी को आप लेंडिंग नहीं दे सकते। क्लियर? ये चीज को याद रखना। और निधि कंपनी कभी प्रेफरेंशियल इशू नहीं करती। अब अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, व्हाट अबाउट लॉज ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी को कौन से लॉज गवर्न करते हैं, तो आई विल सिंपली से बच्चों सेक्शन 406 ये निधि कंपनी का है, पर इस सेक्शन में कुछ दम नहीं है, ये हार्डली हाफ पेज का सेक्शन है, इसको हम टेंशन नहीं लेने वाले। ये सेक्शन के एडिशन में आते हैं बच्चों रूल्स, निधि कंपनी के रूल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, और इसी वजह से निधि कंपनी समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि रूल्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना। मैं चाहूंगा ये छोटा सा डायग्राम आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप ड्रॉ करके रखिए, फिर इसके बाद हम एक बहुत अच्छी चीज के ऊपर जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, आई गेस लिखना हो गया हो, नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सो सिंपल, मैंने आपको कंसेप्ट बोल दिया। मेंबर्स ही पैसा लाएंगे निधि कंपनी में, वही डिपॉजिट रखेंगे, और वही पैसा मेंबर्स को ही लेंडिंग के तौर पे दिया जाएगा। इसी को हम निधि कंपनी कहते हैं। निधि कंपनी ये छोड़ के और कोई दूसरा कंसेप्ट एज सच नहीं है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रेट अवे डिफरेंस से, और डिफरेंस देखो कितना लंबा चौड़ा बना के रखा है मैंने, ठीक है। ये है डिफरेंस यहां से लेके यहां तक। उसके एडिशन में कुछ चार्ट्स, ऑटो चार्ट्स बना के रखे हैं। आप ये डिफरेंस ही पढ़ लोगे ना, आपका 80% निधि कंपनी इसी में खत्म हो जाएगा। बैंक, एनबीएफसी और निधि कंपनी का सिर्फ ये डिफरेंस पढ़ लो, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे को मैसेज के अंदर बोलना, मेरे व्हाट्सएप क्वेरी नंबर के ऊपर बोलना कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, उसके ऊपर प्लीज बोलना। तो इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि इस फर्स्ट टाइम में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। इसमें आपका निधि कंपनी के 80% रूल्स खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक
टॉक चलती है नहीं, नालायक। पहली बात तो ये है कि ये जो है ये एक्चुअली डिफरेंस वाला चार्ट नहीं है, आप इसको कंपैरिजन चार्ट बोल सकते हो, क्योंकि कई सारी जगह पे डिफरेंसेस नहीं है, कई सारी जगह पे इक्वल ट्रीटमेंट भी है, तो आप इसको कंपैरिजन चार्ट बोलिए। डिफरेंस भी बोला तो भी चलेगा, समझ लीजिए, मतलब 2-3 जगह पे कॉमन पॉइंट्स भी आते हैं एक जैसे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब आप इस डिफरेंस पे ध्यान दो, 80% निधि कंपनी चैप्टर ही आपका यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है बैंक, एनबीएफसी, निधि का। बैंक का डिपॉजिट एंड फंडिंग फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग टू पब्लिक। पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक में ही देते हैं। पब्लिक से डिपॉजिट आएगा, पब्लिक से एफडी आएगा, पब्लिक से सेविंग अकाउंट आएगा, पब्लिक से करंट अकाउंट आएगा, और हम इधर बांटेंगे, लेंडिंग देंगे, एनपीए बनाएंगे, बैंक को डुबाएंगे। ये तो ट्रेंड है ना, पब्लिक का पैसा लेंगे, बड़े बड़े लोगों को देंगे लेंडिंग और बैंक को डुबा देंगे। ये तो ट्रेंड है आजकल का, हम तो पागल है, यहां लिखा है हमारे यहां पे कि हमको जैसे समझता नहीं है। एनीवेज, तुम्हारी ज्यादा गुस्सा आ गया, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है। तो बैंक है, पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक में बांटेगी। कंसेप्ट समझ में आया? व्हाट इज एनबीएफसी? एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये डिपॉजिट और फंडिंग लेते हैं प्राइवेट से, मतलब कैपिटल आएगा, ठीक है, कैपिटल आएगा एनबीएफसी को, एनबीएफसी को बड़े पैमाने पे प्रॉफिट आएगा, और ये प्राइवेट फंडिंग में से पब्लिक को लेंडिंग देते हैं, लेंडिंग टू पब्लिक। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, नाम ही ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आई बैंक, ठीक है, यहां एनबीएफसी बोलूं तो इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी, वन ऑफ द सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस। क्या शेयर भाग रहा है बजाज फाइनेंस का, ठीक है, पूरा देखना रैली जुलाई अगस्त का, मजा आ जाएगा तुमको। बजाज फाइनेंस इज अ गुड एनबीएफसी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एलएनटी फाइनेंस इज अ गुड एनबीएफसी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये अच्छे शेयर्स है। सो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस इज अ एनबीएफसी। आप कभी ये नहीं, आप बजाज फाइनेंस के साथ में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन बजाज फाइनेंस आपको लोन दे सकता है। आप लैपटॉप लेने जाओ, मोबाइल लेने चले जाओ किसी भी स्टोर में, वो बोलता है सर बजाज फाइनेंस की स्कीम करवा दूं क्या सर, ठीक है, और वो स्कीम में पूरी स्कीम हो जाती है आपकी। देखा होगा, स्कीम दे देते हैं आपको, बोलते हैं सर जीरो इंटरेस्ट रेट, और प्रोसेसिंग चार्जेस 5,000 रुपए। तो जीरो इंटरेस्ट लेके क्या फायदा जिंदगी में, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस इज एनबीएफसी, एलएनटी फाइनेंस इज एनबीएफसी, ठीक है, तो ये एनबीएफसीज है, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। निधि कंपनी इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जैसे एमएससीबी एम्प्लॉइज इलेक्ट्रिकल, एमएससीबी एम्प्लॉइज सोसाइटी, ठीक है, ऐसे छोटी मोटी सोसाइटी, ये काफी रिनाउंड नहीं होती, ये कुछ ही लोग मिलकर बनाते हैं, वही खुद मेंबर होते हैं, मैक्स और लिमिटेड लोगों में रहता है, इसके शेयर भी पब्लिक होल्ड नहीं कर सकती, और बेसिकली पब्लिक में बोरिंग भी नहीं दे सकती, इसलिए इनके नाम ऐसे बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने देखना जरूरी है। तो देखो बैंक में क्या है, टेक फ्रॉम पब्लिक गिव टू पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लो, पब्लिक में लेंडिंग दो। एनबीएफसी टेक फ्रॉम प्राइवेट गिव टू पब्लिक, प्राइवेट से लो पब्लिक में लो। निधि कंपनी टेक फ्रॉम प्राइवेट गिव टू प्राइवेट, क्लियर है, प्राइवेट मेंबर से ही पैसा लो और प्राइवेट मेंबर्स में ही लेंडिंग दो, ये निधि कंपनी का मोटो है। क्लियर है, प्राइवेट मेंबर से ही पैसा लो, प्राइवेट मेंबर्स में ही दो। अच्छा, बेस्ट निधि कंपनी का नाम मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं निधि कंपनी के एग्जांपल नहीं ले रहा, नहीं तो आप इमीडिएटली उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्च करना शुरू करोगे और अजम्पशन बनाओगे, जो मैं फिलहाल चाहता नहीं हूं। क्लियर है, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। सो बैंक पब्लिक से लो, पब्लिक में बांटो, एनबीएफसी प्राइवेट से लो, पब्लिक में बांटो, निधि कंपनी प्राइवेट से लो, प्राइवेट में ही बांटो। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। नेक्स्ट वाला, हु कैन बी मेंबर? एनी पर्सन कैन बी मेंबर डिपेंडिंग ऑन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है? बैंक, उसके ऊपर डिपेंड है। अब एचडीएफसी के शेयर आप भी होल्ड कर सकते हो, आईसीआई के शेयर आप भी होल्ड कर सकते हो, तो आप मेंबर नहीं बन सकते। एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस के शेयर भी कोई भी होल्ड कर सकता है, एलएनटी फाइनेंस भी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, उसके शेयर भी कोई होल्ड कर सकता है। मैं खुद ट्रेड करता हूं, तो मैं बजाज फाइनेंस के शेयर लेके बैठा हूं, तो ट्रेडेबल। और निधि कंपनी कोई भी होल्ड नहीं कर सकता। जो बंदा कंट्रीब्यूशन देने के लिए निधि कंपनी में रेडी है और निधि कंपनी से बोरिंग लेने के लिए रेडी, वही बंदा सिर्फ शेयर, हाँ बोरिंग लेना कंपलसरी नहीं है, पर कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ निधि कंपनी में कंपलसरी होता है कि मंथली इतना देना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसके सिवा निधि कंपनी चलेगी नहीं। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप मेंबर्स के ऊपर छोड़ दोगे, करने हैं तो करो, तो ऑब्वियसली निधि कंपनी चल नहीं पाएगी, फिर तो सब लोन ही उठाएंगे। इसलिए एनी पर्सन कैन बी अ मेंबर, कैन बी ए पब्लिक कंपनी ओनली। ठीक है, यहां कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, यहां कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, यहां पे भी कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, पर वो होना चाहिए बच्चों विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, ये सिर्फ एक डिफरेंस है। यहां पे वो मेंबरशिप के लिए तो पैसे दे ही रहा है, पर वो मंथली ईएमआई या मंथली इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान करके चले। मंथली इन्वेस्टमेंट की उसकी हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, निधि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, आपके मंथली इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। इट्स लाइक सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये चीज को आपने याद रखना, हु कैन बी मेंबर्स के अंदर। आई गेस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में
आया होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं एग्जैक्टली? फिर स्टेटस, बैंक तो पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट बैंक भी है, पब्लिक बैंक भी है, पब्लिक प्राइवेट एनबीएफसी भी हो सकती है, और निधि कंपनी हमेशा पब्लिक ही रहेगी। क्लियर है कंसेप्ट? फिर गवर्निंग लॉज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है बैंक्स को, आरबीआई एक्ट लगता है, सेबी लगता है लिस्टेड कंपनी को, सिर्फ लिस्टेड कंपनी को, छोटे मोटे बैंक्स को सेबी नहीं लगता। क्लियर है? और कंपनीज एक्ट भी लगता है बैंक्स को। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो ये तो कंपनी भी हुई, तो उसको कंपनी के भी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने हैं। एनबीएफसी को आरबीआई एक्ट लगता है, सेबी एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है। अगर सेबी तभी जब लिस्टेड है, जैसे बजाज फाइनेंस एनबीएफसी लिस्टेड है, उसको लगेगा सेबी एक्ट। क्लियर? लेकिन जो लिस्टेड नहीं उनको नहीं लगा, इसलिए ब्रैकेट में मैंने दो जगह पे लिस्टेड रखा है। निधि कंपनी लिस्टेड नहीं होती। क्लियर है? क्योंकि लिस्टेड रहेगी तो मेंबर बढ़ेंगे, वो सब मेंबर कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाले, हमको वही मेंबर चाहिए जो मंथली कंट्रीब्यूशंस देने के लिए रेडी है। तो निधि कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। आरबीआई के दायरे के निधि कंपनी बाहर है, आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता, इट इज जस्ट गवर्न बाय कंपनीज एक्ट। क्लियर है? और बैंक भी नहीं इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी नहीं, मतलब बैंक नहीं इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन नहीं, आरबीआई के दायरे के बाहर है, सिर्फ कंपनीज एक्ट में चलता है। सेबी नहीं लगेगा क्योंकि लिस्टेड हो नहीं सकती। क्लियर है? तो सिर्फ कंपनीज एक्ट निधि कंपनी को लगेगा, दैट्स ऑल। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में कैपिटल, निधि में इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, सॉरी बैंक में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल होता है, एनबीएफसी में भी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल हो सकता है। निधि में ओनली इक्विटी कैपिटल रहेगा, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, सब मेंबर इक्वली रैंक किए जाएंगे, एक जैसे ही मेंबर रहेंगे। और कुछ मैक्सिमम निधि कंपनी में तो एक ही टाइप का कैपिटल होता है, फेस वैल्यू भी वो चेंज नहीं करते। क्लियर है? नाम के अंदर आप बैंक के नाम में बैंक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखते हो। निधि कंपनी फाइनेंस, सॉरी आपके एनबीएफसी में हम नॉर्मली फाइनेंस ये वर्ड यूज करते हैं, बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, तो नॉर्मली फाइनेंस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड, ये टर्म हम यूज करते हैं। निधि कंपनी में के नाम में आपको लिखना पड़ता है निधि लिमिटेड। क्लियर है? नाम में आपको ऐड क्या करना पड़ेगा? निधि लिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को आपने याद रखना, ये सभी रूल्स ही है बेटा, मैं रूल्स ही आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा समझ लो, बाद में सिर्फ रीडिंग का काम बचेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड ऑन पब्लिक प्राइवेट क्या है, डिपेंड ऑन पब्लिक प्राइवेट क्या है एनबीएफसी। निधि कंपनी में एक साल के अंदर, इनकॉर्पोरेशन से एक साल में कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए, इनकॉर्पोरेशन से एक साल में कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए निधि कंपनी में। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को अच्छे से याद रखना। सो कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड आप यहां पे ये भी बोल सकते हो ओन फंड्स रिक्वायरमेंट। अब बैंक्स में तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओन फंड रिक्वायरमेंट इज सब्जेक्टिव एज पर आरबीआई, क्योंकि आप कौन से टाइप की कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हो, लिमिटेड बैंक बना रहे हो, आप कैसी बैंक बना रहे हो, इसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर में डिपेंड करता है कि कितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे या ओन फंड्स कितने हैं। एनबीएफसी में पेड अप कैपिटल सब्जेक्टिव है, पर ओन फंड्स 2 करोड़ के चाहिए। नाउ व्हाट इज ओन फंड्स? तो ओन फंड्स का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बोलता हूं, सिंपली आप समझ लो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, इसको हम ओन फंड्स बोलते हैं। फिर भी डेफिनेशन में एक बार चले जाएंगे, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ओन फंड्स क्या है। इट मीन्स नेट ओन फंड्स मतलब एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, free reserves reduced by accumulated losses, intangible assets appearing in the latest audited financial statement, provided that amount representing proceeds of the issue of the preference share shall not be included in calculating net own funds. preference share net own fund में आते ही नहीं, निधि में तो वैसे भी preference shares होते ही नहीं है। So simply equity share capital, free reserves, इसमें से अब फ्री रिजर्व में क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? हाँ, कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट ही मेंबर्स ने किया है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इंटेंजिबल एसेट्स आपने माइनस करने हैं, तो इसको हम कहते हैं ओन्ड फंड्स। तो भैया एनबीएफसी में ओन फंड्स लगते हैं 2 करोड़ के, निधि कंपनी में पेड अप कैपिटल लगता है 5 लाख का। ये ओल्ड हो गया, अब 5 लाख का कैपिटल नहीं लगता है, ये एक्चुअली पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, ये पब्लिक कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट था पहले, पर अभी ये नहीं रहा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट अब नहीं रहा, नॉट रिक्वायर्ड में लिख सकता हूं, नॉट रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी। ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में चला गया। ओन फंड्स आपको 10 लाख के लगेंगे निधि कंपनी में, मतलब आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट, ये 10 लाख आना चाहिए। यह है आपका नेट ओन फंड्स जो आपने कंपनी में डाला है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। क्लियर है? फिर उसके बाद में आरबीआई अप्रूवल फॉर बिजनेस, कौन से बिजनेस के लिए आरबीआई अप्रूवल लगेगा? बैंक के लिए तो लगना ही है, एनबीएफसी के लिए भी लगना है, निधि के लिए नहीं लगता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। निधि कंपनी आर नॉट गवर्न्ड बाय आरबीआई, आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है, भले ही फाइनेंसिंग का बिजनेस है पर आरबीआई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ये चीज को याद रखना। डायरेक्टर कैन बी एनी पर्सन, कैन बी एनी पर्सन, यहां डायरेक्टर मेंबर्स ही होना जरूरी है, डायरेक्टर मेंबर्स ही होना जरूरी है, डायरेक्टर और कोई नहीं हो सकता।
ये चीज को आपने याद रखना। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डायरेक्टर वाले पोर्शन में डीप में जाना चाहूंगा, मैं एक रूल के ऊपर जाना चाहूंगा और डायरेक्टर आपको समझाना भी चाहूंगा, ठीक है। आ जाइए थोड़ा, आ जाइए। अब यहां से मैं रीड करना शुरू करता हूं। रूल्स रिलेटिंग टू अ डायरेक्टर, रूल नंबर 17 है निधि रूल्स का, ठीक है। निधि कंपनी रूल्स का रूल नंबर 17, कंपनीज निधि कंपनीज रूल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। द डायरेक्टर शॉल बी अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी, पहली बात बोली है, ये आपके नोट्स में होगा, रूल नंबर 17। द डायरेक्टर ऑफ निधि शॉल होल्ड ऑफिस अप टू अ टर्म ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। एक डायरेक्टर 10 साल चल सकता है, कहीं कोई प्रोविजन ऐसा आपको नहीं दिखेगा बच्चों। 10 साल तक डायरेक्टर चल सकता है कंसिस्टेंटली, एक ही टर्म में, वन टर्म 10 ईयर्स का है। बड़ी खास बात है, हम अभी तक के मैक्सिमम टर्म 5-5 साल के देखते आ रहे थे, निधि में 10 साल का है भैया। Director shall be eligible for reappointment only after expiration of 2 years of ceasing to be director। कूलिंग पीरियड डाला है 2 साल का, 10 साल का टर्म खत्म होने के बाद में कूलिंग पीरियड है बच्चों 2 साल का। Where a tenure of director in the case has already been extended by central government, it shall be terminated on expiry of such a extended tenure। अगर 10 साल का टेन्योर सीजी बढ़ाना चाहती है तो सीजी बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कूलिंग लगेगा। The person who has been appointed as a director shall comply with the requirements of section 152(4)। अब जिन्होंने मुझसे पढ़ा है 152(4), आपने पढ़ा है मुझसे तो आपको पता होगा 152 में बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे ये ड्राफ्टिंग थोड़ा लूपहोल लगता है क्योंकि 152 में देखो कितनी चीजें हैं। 152 सबसेक्शन 1 वो है फर्स्ट डायरेक्टर का, तो क्या निधि कंपनी को फर्स्ट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते? इन्होंने बोला है सिर्फ 152(4) कंप्लाई करो, व्हाट अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर? क्या निधि कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर नहीं आएगा? कोई कमेंट नहीं किया है। सबसेक्शन 2 अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना, क्या निधि कंपनी का डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होते? कोई कमेंट नहीं किया है। सबसेक्शन 3 में डायरेक्टर ने दिन होल्ड करना चाहिए, निधि कंपनी का डायरेक्टर को दिन नहीं लगता, कुछ भी नहीं बोला गया है। हाँ, सबसेक्शन 4 में डिक्लेरेशन देना है वो बोला है। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक ही सेक्शन, अब जब आप कभी भी प्रोविजन में, शांति से सुनना, जब आप कभी प्रोविजन में बोलते हो कि इस कंपनी को 152(4) में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, व्हाट अबाउट, मतलब ये तो ऐसा, जब मैं किसी ग्रुप में से सिलेक्टेड सेक्शन को सिलेक्ट करता हूं दैट मींस बच्चों ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मैं अगर बोलूं 152(4) को कंप्लाई करो, इसका मतलब क्या है कि भैया 152 के बचे हुए सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, ये तो लूपहोल हो गया। मतलब निधि कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर कंप्लाई नहीं करेगी, जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करेगी, दिन होल्ड नहीं करेंगे डायरेक्टर तो भी चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसा चलेगा दीदी? ये कैसा ड्राफ्टिंग है जिंदगी के अंदर? आपको बोलना है डिक्लेरेशन चाहिए सबसेक्शन 4 में, बोलो, पर ऐसा मत बोलो कि 152 पूरा तरीके से एप्लीकेबल है, तो हम समझ सकते हैं। उसके बाद में सबसेक्शन 5 में डायरेक्टर कंसेंट देता है, क्या निधि कंपनी का डायरेक्टर कभी कंसेंट नहीं देगा? ये बहुत बड़ा लूपहोल, बहुत बड़ा ड्राफ्टिंग मिस्टेक है रूल्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहां बोलो कि पूरा 152 एप्लीकेबल है, और बोलना जरूरी है। इसमें से कोई भी प्रोविजन को, चलो रोटेशन नॉन रोटेशन को मैं स्किप करवा दूं, 6 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7, मैं खुद मानता हूं निधि कंपनी में रोटेशन नॉन रोटेशन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां 10 ईयर्स का टेन्योर हर डायरेक्टर खुद बोला है, तो गया सबसेक्शन 6-7 तेरे लिए नहीं, मेरे को कोई लेन देन नहीं 6-7 से, वो गया, मेरे को नहीं अप्लाई। बट व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ये लगने चाहिए, कोई कुछ भी बोले ये लगने चाहिए। फर्स्ट डायरेक्टर निधि कंपनी में जरूरी है क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में चाहिए। जनरल मीटिंग में निधि अब डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है, दिन होल्ड करना जरूरी है, और डिक्लेरेशन तो ये खुद ही बोल रहे हैं, और कंसेंट डायरेक्टर का DIR2 में लेना जरूरी है। और मुझे एक बात बताओ, नहीं मुझे सिंपल बात बताओ, अगर नहीं है एप्लीकेबल ये सेक्शन तो वैसे स्पेसिफिकली बताओ ना फिर कि बचे हुए सबसेक्शन कंप्लाई नहीं कर रहे, उसके जगह पे अलग प्रोसीजर दो। पर आपने रूल्स में अलग प्रोसीजर भी नहीं दी है, आपने रूल्स में तो अलग प्रोसीजर भी नहीं दी है, तो हम क्या समझे कि अब ये प्रोसीजर्स का क्या करना है? तो दिस इज अ सब्सटेंशियल लूपहोल जो मुझे नई कंपनी में दिखता है। क्लियर है? हाँ, डायरेक्टर 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाई होंगे, आई एग्री, वो तो हर डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं चाहूंगा इसको 1 सेकंड तक देखो, फिर मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझाता हूं आपको। गो फॉर इट फर्स्ट। डन एवरीबॉडी? पढ़ लिया सबने? नाउ आ जाइए रूल 17 के साइड में, ठीक है? यहां पे मैंने डायग्राम बना के रखा है। फर्स्ट रूल, ही मस्ट बी मेंबर। सेकंड, अपॉइंटमेंट अगर मैंने किया 30 सितंबर 2025 को तो 10 साल चलेगा, 30 सितंबर 2035 तक। फिर 2 साल का कूलिंग पीरियड आपको लेना ही पड़ेगा। बहुत गर्म हो गया 10 साल काम कर करके, अब ठंडा होना जरूरी है, ठीक है? बहुत ज्यादा गर्म होना भी अच्छी बात नहीं होती, तो कूलिंग पीरियड इज नेसेसरी।
नालायक, अच्छा सोचो, ठीक है। सो 2 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, फिर 30 सितंबर 2037 से यू आर अगेन री एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। और ये कंसिस्टेंटली हर 2 साल के 10 साल के बाद 2 साल, 10 साल के बाद 2 साल, ऐसे 12-12 साल का एक तब आप निकालते जाओ, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स इफ कूलिंग पीरियड इज प्रॉपरली फॉलोड। आप कूलिंग पीरियड प्रॉपरली फॉलो करो, कितने भी साल आप रीअपॉइंट हो सकते हो। अब कूलिंग के पूरे कंपनीज एक्ट में कितने प्रोविजन है वो मैंने एक छोटे सा डायग्राम में यहां पे देके रखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमने कूलिंग देखा 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, 3 साल का कूलिंग, फिर 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फिर हमने कूलिंग देखा एसएसडी में 3 इयर्स का अपॉइंटमेंट, 3 साल का कूलिंग, 3 इयर्स का अपॉइंटमेंट। फिर निधि में 10 साल का अपॉइंटमेंट, 2 साल का कूलिंग, 10 साल का अपॉइंटमेंट। तो कूलिंग के नॉर्मली ये 3 ही प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, ये भी मैंने यहां पे देके रखे। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये फटाफट लिख के रखिए, फटाफट गो फॉर इट फास्ट। ओके, नहीं हुआ बच्चों तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। यहां डायरेक्टर का रूल नंबर 17 होता है खत्म। मैं अब जा रहा हूं अगले रूल के ऊपर, ठीक है, अगले डिफरेंस के ऊपर। देखो मैं डिफरेंस के क्रॉस रेफरेंस में ही पूरा निधि कंपनीज कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। सो हमारा डायरेक्टर्स वाला हो गया, यहां मैं रूल लिख दूं डायरेक्टर्स के लिए निधि कंपनी वाले ब्रैकेट में, दैट इज रूल नंबर 17। सो जब आप इसको मार्क करो तो आपको रूल्स के नंबर भी थोड़े बहुत याद रखे। बच्चे पूछते हैं सर रूल का नंबर याद करना जरूरी है क्या? चंपत पूछता है सर रूल के नंबर याद कर लूं सर? चंपत अगर याद होते होंगे तो कर लो, बहुत अच्छी बात होती है, पर सर याद नहीं होते। चंपत ट्राई करो सर, पर ट्राई करने के बाद भी सर याद नहीं होते। मेरे को तो मेरे सर गर्लफ्रेंड का फोन नंबर भी याद नहीं होता। चंपत रहने दो, मत करो याद। नहीं सर फिर मार्क कटेंगे। अब जब पता है तुम्हें मार्क कटेंगे तो फिर ट्राई करो। नहीं सर पर याद नहीं होते। ये सबकी दुविधा है, पर ट्राई करते रहना, जितने हुए याद उतने। क्लियर है? लेट्स गो। अगला डिविडेंड, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। बैंकिंग कंपनी कितने भी अमाउंट का डिविडेंड दे सकती है और कोई भी जनरल रिजर्व के ट्रांसफर का रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है, बट वो सेपरेट है, वो सब्जेक्टिव बैंक है। एनबीएफसी में तो ऐसा कुछ नहीं, कितना भी डिविडेंड हो और जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया तो भी चलेगा। निधि कंपनी में आप मैक्सिमम 25% डिविडेंड दे सकते हो, पर मैक्सिमम जितना आप डिविडेंड दोगे उतना ही जनरल रिजर्व को सेम अमाउंट ट्रांसफर करना पहले जरूरी है। मतलब अगर हम 2 करोड़ का डिविडेंड दे रहे हैं, वो पहले कंडीशन तो है 25% में आना चाहिए, कैपिटल के 25% में। दूसरी कंडीशन है कि आप जनरल रिजर्व में उतना ही 2 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, फिर ही आप 2 करोड़ का डिविडेंड बांट सकते हो। तो यहां डिविडेंड को और डिटेल में देखने के लिए मैं सीधा रूल के ऊपर जंप करता हूं डिविडेंड वाले, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आ जाइए बच्चों, ठीक है। सो यहां आ जाइए, शेयर कैपिटल नहीं, डिविडेंड। निधि कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%, नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% और सच अ हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर। मतलब एक तो 25% आप डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम, पर अगर रीजनल डायरेक्टर अप्रूव करे तो आप 25% के ऊपर अबाउ दे सकते हो, जो भी हायर अमाउंट लगे, फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। रीजनल डायरेक्टर ने उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड फर्दर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, नेमली एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इक्वल अमाउंट आपकी जनरल रिजर्व में जाए। देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और इंटरेस्ट एंड हैज कंप्लाइड विद द रूल्स एप्लीकेबल फॉर निधि कंपनी। तो इसको मैंने एक डायग्राम में मस्त तरीके से दिया है। सो आप डिविडेंड कितना दे सकते हो? मैक्सिमम 25%। कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम 25%। हायर अमाउंट देना है तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, ये प्रिस्क्राइब किया है। दूसरा, रीजनल डायरेक्टर का आपको अप्रूवल लगने वाला है फॉर हायर अमाउंट, ठीक है। नॉर्मली 25%, हायर अमाउंट के लिए रीजनल डायरेक्टर का सेकंड अप्रूवल लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, अब रीजनल डायरेक्टर कौन है? मैंने अथॉरिटी स्ट्रक्चर में सबसे स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर में आपको ये समझाया था, सीए इंटर बेसिक्स में, कि भैया एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर है, 22 आरओसीज है और एक साइड लिक्विडेटर होते हैं जिनका नंबर फिक्स नहीं होता। फिर 3 कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी है। सेम अमाउंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करो, डिपॉजिट और इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए। पास्ट में डिपॉजिट का रीपेमेंट का डिफॉल्ट आपने किया था, पर पास्ट में आपने उसको क्योर भी कर दिया। पास्ट में प्रॉब्लम था पर क्योर भी कर दिया। पास्ट 2 साल पहले डिपॉजिट रिपे नहीं किया था, पर लास्ट 1 साल पहले उसको रिपे कर दिया है। इंटरेस्ट रिपे नहीं किया था, पर अभी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पास्ट डिफॉल्ट अगर करेक्टेड है तो उसका कोई सिचुएशन नहीं है। सो नीड नो डिफॉल्ट इन अ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, ठीक है, डिपॉजिट और इंटरेस्ट के पेमेंट में। एंड निधि रूल से आपने कंप्लाई कर रहे हैं, जो रूल्स अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करो तो फिर आप अच्छे से डिविडेंड दे सकते हो।
ये आपके डिविडेंड की कंडीशन है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको भी लिख के रखिए फटाफट, ठीक है, एक सेकंड के अंदर, गो फॉर इट फास्ट। ये है आपका रूल नंबर 18 बेटा, ठीक है, रूल नंबर 18। श्योर, डन एवरीबॉडी, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। ओके, सो डिविडेंड वाला एरिया भी खत्म हो गया, ठीक है। डिविडेंड के साथ में इसका तो कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाइए अगले वाले डिफरेंस पे। देखो एक एक डिफरेंस में ले रहा हूं पर काम की चीजें हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिटर्स, ठीक है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नॉर्मल अपॉइंटमेंट रहेगा। बड़ी कंपनीज में, बैंकिंग कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नॉर्मल, और बड़ी बैंकिंग कंपनी है तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता है। इंडिविजुअल 5 साल के लिए अपॉइंट होता है एक टर्म में, फर्म 5 साल के लिए अपॉइंट होती है 2 टर्म में, मैक्सिमम 10 इयर्स, एंड कूलिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है। ये आप ऑडिट में ऑलरेडी सीए इंटर में पढ़ चुके होंगे या सीए फाइनल ऑडिट में पढ़ चुके होंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लॉ के, ठीक है। तो ये चीज आएगी, सबको ऑलरेडी पता होगी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स वाली। एनबीएफसी में भी सेम, पर निधि में मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स इंडिविजुअल के लिए, मैक्सिमम 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स फॉर ईच फर्म के लिए। रूल 18 के अंदर ये मेंशन करके रखा है। कौन से रूल के अंदर? 18। तो आ जाइए, मैं रूल 18 नहीं, मैं मिस्टेक, रूल 19 में मेंशन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऊपर वाला 18 बोला था मैंने अभी, दिस इज रूल 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज रूल 19, ठीक है। तो आ जाइए फटाफट ऑडिटर वाले एरिया उसको जान लेते हैं अच्छे तरीके से, लेट्स गो। रूल 19 ऑडिटर का, ठीक है। नो निधि कंपनी अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive year and firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive year shall be eligible for subsequent appointment after expiry of 2 years। मतलब यहां जो नॉर्मल कंपनी में 5 साल का कूलिंग होता है, यहां कूलिंग पीरियड सिर्फ 2 इयर्स का है। क्लियर है सबको? हाँ ना, यहां कूलिंग पीरियड सिर्फ 2 इयर्स का है। In case auditor whether individual the period for which has been holding office as auditor prior to commencement of these rule, जब ये रूल आए उसके कमेंटमेंट मैं आपको बोलूंगा रादर ट्रांजिशन पीरियड है, आप इसको कट कर दो और इसके अंदर इन्वॉल्व ना ही हो तो अच्छा है। सिंपली ये बोला है कि आप ऑलरेडी अगर 5 साल ऑडिट भी दे देता हो, ऐसा ना हो जाए सर पढ़ा ही नहीं। सो अगर आप ऑलरेडी 5 साल होल्ड कर चुके हो, ठीक है, ये रूल्स आने के पहले, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि रूल आने के बाद 5 साल सेपरेटली मिलेंगे। जो 5 साल आप ऑलरेडी होल्ड कर चुके हो उस वो इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो कूलिंग पीरियड है बच्चों 2 इयर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। The auditor of the company shall furnish a certificate every year to the effect that the company has complied with all provisions contained in the rule। एक सेपरेट सर्टिफिकेट, मतलब नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो है, एक सेपरेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ कि निधि कंपनी ने सभी रूल्स का कंप्लायंस किया है। Such a certificate shall be annexed to audit report. In the case of non-compliance of any rules provision, the auditor shall specifically state the rules with which has not been complied। मतलब सिंपली यहां पे मैंने एक छोटा डायग्राम ड्रॉ किया है रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स में ऑडिटर का। नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनली एंड एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है, रूल्स कंप्लाई किए इसलिए, और जो रूल्स कंप्लाई नहीं किए उन रूल्स के लिए एक आपने नॉन कंप्लायंस का डिस्क्लोजर देना है कि भाई ये नंबर के रूल कंप्लाई नहीं किए और ये काइंड की डिस्क्रिपेंसी है। क्लियर है आंसर? ये चीज को आपने याद रखना, ये एक सर्टिफिकेट हमको यहां पे लगने वाला है। क्लियर है आंसर? उसके बाद में हाँ ठीक है, फिलहाल आप ये डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करके रखिए तो आपके काम में आएगा, ठीक है, ऑडिटर के साइड में। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को आपने याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में ये है रूल नंबर 22 एंड साथ में हमने रूल पढ़ा 19। बीच के रूल्स इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में नहीं डाले हैं तो यहां पे लिख के रखिए, नहीं तो इमीडिएटली सर बीच के रूल गायब कर दिए क्या, तो यहां पे लिखो रूल 20 एंड 21 नॉट इन सिलेबस, सब जन लिख के रखो। ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं दिए हैं तो हम भी ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे जिंदगी के अंदर यहां पे, ठीक है। सो यहां रूल 19 ऑडिट का एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट का 22, ठीक है। और इसके अंदर कूलिंग पीरियड का प्रोविजन नहीं लिखा है तो यहां मैं ऐड करूंगा कूलिंग ऑफ 2 इयर्स, ठीक है, प्लस कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला है कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशन।
आपने देखा होगा कोई अगर स्पेसिफिक टाइप की कंपनी होती है, नॉर्मल कंपनी छोड़ के स्पेसिफिक टाइप की, जैसे बैंक है, तो बैंक में नॉर्मल ऑडिट के साथ में आरबीआई का कंप्लायंस ऑडिट लगता है। तो बैंक को नॉर्मली आरबीआई का कंप्लायंस ऑडिट करना पड़ता है, एनबीएफसी को भी नॉर्मली आरबीआई का कंप्लायंस ऑडिट करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल ऑडिट प्लस कंप्लायंस ऑडिट। निधि में नॉर्मली कंप्लायंस ऑडिट आरओसी करवाता है रूल 23 में। जिसको कॉन्ट्रावेंशन किया तो स्पेशल ऑफिसर आपका सीजी अपॉइंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस रूल को हम थोड़ा सा देखते हैं, रूल नंबर 23 के ऊपर आते हैं। आ जाइए फटाफट फटाफट, तो आपको आइडिया भी आएगा कि दर्शन सर क्या बोल रहे हैं। देखो ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद द रूल्स, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मे कॉल फॉर सच ए इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न फ्रॉम निधि कंपनी एज इट डीम्स नेसेसरी एंड मे एंगेज द सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। निधि कंपनी ने सीएस, सीएस या सीए में किसी को भी चूज करना है और उसको कंप्लायंस ऑफिसर करके अपॉइंट करना है, जो कंप्लायंस देखेगा। काय का कंप्लायंस? रूल्स का, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का, केस के हिसाब से काम हुआ है क्या। सो इफ रूल्स आर वायलेटेड एज हैड फेल्ड टू मेमोरेंडम आर्टिकल्स के टर्म वायलेट किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ निधि कंपनी। नाउ टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ निधि कंपनी मतलब अगर आपने रूल्स कंप्लाई नहीं किया, एमओए एओए कंप्लाई नहीं किया, बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट और बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, अगर आपने नहीं किया है ये, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा सीजी और आपका मैनेजमेंट टेक ओवर हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट उठा लिया जाएगा, आपका मैनेजमेंट वर्क नहीं कर पाएगा। इसके लिए सेम पावर, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट के सेम पावर और कहां देखे हमने, वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर मैनेजमेंट उठा लेता है। आईबीसी आपका होना बाकी है, पर आईबीसी आई गेस आपका हुआ भी है, रेगुलर का हुआ है, 35 का नहीं हुआ। सो आईबीसी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेता है। निधि कंपनी में स्पेशल ऑफिसर ये मैनेजमेंट टेक ओवर करता है। ऐसे 3 मैनेजमेंट टेक ओवर के पावर हम देख रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? सो वायलेटेड, यहां तो हम सिर्फ निधि कंपनी का देख रहे हैं। सो अगर आपने रूल्स एमओए को वायलेट किया तो सीजी ऑफिसर अपॉइंट करके मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगा। उसके पहले सीजी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब शो कॉज नोटिस देगा कि क्यों आपका मैनेजमेंट टेक ओवर ना किया जाए। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ये है कंप्लायंस वाला रिक्वायरमेंट, मैं चाहूंगा ये भी लिख के रखो। रूल नंबर है 23, गो फॉर इट फास्ट। चल लिख लिया सबने, तो यहां रूल नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया है। आ जाइए डिफरेंस के ऊपर वापस जाते हैं। ठीक है, सो कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशन हमारा हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर भी हो गया। फिर आते हैं निधि कंपनी कौन कौन सा बिजनेस कर सकती है। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बैंकिंग कंपनी कर सकती है, एनबीएफसी कर सकती है। निधि कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती, यह अलाउड ही नहीं है, यह नहीं किया जा सकता। नहीं मंजे बिल्कुल, नहीं मंजे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। फाइनेंसिंग का बिजनेस बैंकिंग कंपनी करती है, एनबीएफसी करती है। निधि कंपनी फाइनेंसिंग करती है पर सिलेक्टेड लोगों को। ठीक है, यहां मैंने मना किया है, ओनली टू मेंबर्स में लिखना चाहूंगा। हायर परचेस का बिजनेस बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी करती है, निधि कंपनी हायर परचेस में नहीं है। चिट फंड का बिजनेस ये तो तीनों नहीं कर सकते नॉर्मली। लीजिंग का बिजनेस बैंकिंग कंपनी कर सकती है, एनबीएफसी कर सकती है, निधि कंपनी नहीं कर सकती। रेंटल का बिजनेस बैंकिंग कंपनी कर सकती है, एनबीएफसी कर सकती है। निधि कंपनी मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस इनकम तक की ही रेंटल इनकम कमा सकती है। मतलब अगर निधि कंपनी को रेंटल इनकम कमाना है तो जितना इसका टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है, उसका 20% रेंटल इनकम से आ सकता है, इतना ही रेंटल इनकम ये कमा सकती है। ये चीज को याद रखना। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रूल्स के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। आपको रूल्स में ये चीज दिखेगी इमीडिएटली, आपको तकलीफ नहीं जाएगी आई गेस। होल्ड। हाँ ये देखिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 पे आ जाइए। ठीक है, अगर आप रूल नंबर 6 का सब कुछ ही अभी के अभी पढ़ लो तो काम में आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़वाता हूं रूल नंबर 6 तो आपको समझ में आएगा। आ जाइए, कौन कौन से बिजनेस, चिट फंड नहीं, हायर परचेस नहीं, फाइनेंस नहीं, लीजिंग नहीं, इंश्योरेंस एक्वाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह नहीं, हायर परचेस फाइनेंस भी नहीं ऑफकोर्स, बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से
इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं, डिबेंचर्स भी नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अदर देन इक्विटी शेयर इशू कर ही नहीं सकते। करंट अकाउंट मेंबर्स का निधि कंपनी ओपन नहीं कर सकती। नो निधि कंपनी इशू बोला है, नो निधि कंपनी मतलब नीचे की चीजें नहीं कर सकती। एक्वायर एनी अदर कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से, और अगर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही करना है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूं। एक्वायर another company by purchase of security, control of composition of board of director or any other company in a manner whatsoever, enter into arrangement for change of its management unless it has passed a special resolution general meeting and also obtained previous approval of regional director having jurisdiction। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट निधि कंपनी, ये जो अपना चार्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट जहां है, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट में एक्विजिशन अलाउड है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, कोई कंपनी को एक्वायर करना अलाउड है, लेकिन वो बेसिकली मेन बिजनेस निधि वाला ही होना चाहिए। एक्वायरेशन ऑफ कंपनी अलाउड है, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, साथ में आपके कंपनी में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। क्लियर है आंसर? ये चीज को आपने याद रखना। अच्छा, ये हम कहां से निकाल रहे हैं सब कुछ? रूल 6 में से। फिर मैंने आपको सिक्योरिटीज भी बोला था, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर से निधि कंपनी को अलाउड है, सिर्फ इक्विटी शेयर बचे, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ये बाकी सबको अलाउड है, पर निधि कंपनीज को अलाउड नहीं है। करंट अकाउंट ये बाकी 2 कंपनीज खोल सकती है, मतलब सॉरी बैंकिंग कंपनी खोल सकती है, एनबीएफसी तो खोल ही नहीं सकती, सेविंग ना करंट ना कोई भी अकाउंट ना एफडी अकाउंट, पर निधि कंपनी भी इसको खोल नहीं सकती। क्लियर है? करंट अकाउंट को, ये चीज को आपने याद रखना अच्छे तरीके से। फिर आ जाइए उसके बाद में अगले कंटेंट पे। होल्ड, रूल 6 पे मैं वापस जाता हूं। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल, यहां पे बोला गया कि एक्विजिशन में कंट्रोल का मतलब क्या है वो पढ़ लेना। कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग, कोई भी दूसरा बिजनेस निधि कंपनी नहीं कर सकती, पर रेंटल इनकम निधि कंपनी ले सकती है, मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का। क्लियर है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है। एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर्स, ये नहीं कर सकती, हमने ऑलरेडी लिखा है। प्लेज ऑफ एनी ऑफ द असेट्स लॉज बाय इट्स मेंबर एज ए सिक्योरिटी, उसके मेंबर्स की कोई भी असेट्स को प्लेज नहीं कर सकते निधि कंपनी। टेक अ डिपॉजिट और लेंड मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से डिपॉजिट ले नहीं सकती, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे नहीं सकती। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द पार्टनरशिप फर्म, अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ डिपॉजिट और लेंडिंग ऑफ मनी नहीं कर सकती निधि कंपनी, आगे आएगा, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे जब आएगा। एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर बोरिंग और लेंडिंग एक्टिविटीज, ये भी निधि कंपनी नहीं कर सकता। इशू और कॉज टू बी इशूड एनी एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिसिटिंग अ डिपॉजिट, निधि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं दे सकता, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट निधि कंपनी नहीं कर सकता। हाँ, फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमॉन्ग्स मेंबर्स, फिक्स डिपॉजिट स्कीम निधि कंपनी दे सकता है फॉर अ प्राइवेट सर्कुलेशन वर्ड को यूज करके, मतलब मेंबर में ही घुमाओ कि भाई हम फिक्स डिपॉजिट ले रहे हो, मेंबर से ही लो। पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स और ग्रांटिंग लोन, किसी भी मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए कोई ब्रोकरेज निधि कंपनी पे नहीं करेगा, क्योंकि मेंबर उसके खुद के हैं, मेंबर्स भी लिमिटेड है, तो कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीजें निधि कंपनी नहीं कर सकती। क्लियर है आंसर? तो यहां पे मैंने ऑलरेडी डिफरेंस में लिख के रखा है। अब अगर आप देखो तो यहां पे आपका डिफरेंस होता है कंप्लीट। क्लियर है? तो मैं यहां एक और डिफरेंस छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, जो मुझे अभी अभी लगता है ऐड होना चाहिए। एनी अदर बिजनेस, तो नॉर्मली बैंकिंग कंपनी एनी अदर बिजनेस नहीं कर सकती, एनबीएफसी भी एनी अदर बिजनेस नहीं कर सकती, उस सेम कंपनी में ग्रुप कंपनीज में आप कर सकते हो, निधि कंपनी भी एनी अदर बिजनेस नहीं कर सकती। ये चीज को आपने याद रखना। ये पूरा डिफरेंस देखिए आप, लंबा चौड़ा डिफरेंस है। यहां आई गेस आपको बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी का भी अच्छा ज्ञान मिला होगा और निधि कंपनी का भी ज्ञान मिला होगा ना। व्हाट आई विश कि आप ना इस चार्ट के फोटोज खींच के रखिए, फटाफट फोटो खींच लीजिए, क्योंकि पूरा चार्ट लिखने में हम समय नहीं दे सकते, फोटो खींच के रखिए, आराम से लिखते रहिएगा। डिफरेंस भी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी नहीं है, एक एक फोटो खींचते रहना। गो फॉर इट फास्ट। सो पहले ये खींचिए, खींच लिया सबने। फिर उसके बाद ये पिक खींचिए, खींच लिया सबने। फिर ये फोटो खींचिए, खींच लिया सबने। फिर ये वाला की पिक, खींच लिया। फिर ये वाला, डन। पर यहां पे निधि कंपनी खत्म नहीं हुआ है, और भी रूल्स बाकी हैं। जैसे निधि कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होगा, निधि कंपनी डिक्लेयर कैसा होगा, ये कुछ चीजें बाकी है, तो उसको अब थोड़ा सा हम देखते हैं।
एक ट्रांजिशन प्रोविजन है रूल 3A के अंदर दिया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ निधि कंपनी। ठीक है, ट्रांजिशन है, इसका इतना कोई वजूद नहीं है, बट फिर भी एक बार बोल दूं। NDH 4 में ऑन पेमेंट ऑफ फीस कोई पब्लिक कंपनी निधि कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है। NDH फॉर्म नंबर 4, NDH इज फॉर निधि, ई फॉर्म NDH 4 में आप पब्लिकली अप्लाई कर सकते, पब्लिक कंपनी हो तो निधि कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऑफिशियल गैजेट में सीजी नोटिफाई करेगा ये रूल्स आने के बाद कि आप निधि कंपनी हो करके। प्रोवाइडेड दैट निधि incorporated under the act or after commencement of the Nidhi Amendment Rules 2019 shall file NDH 4 within 60 days from the date of expiry of 1 year from the date of incorporation or period up to which extension has been granted by registrar। ठीक है, मतलब 60 डेज के अंदर आपने ये NDH 4 सबमिट करना है, ये रूल्स आने के बाद में फॉर डिक्लेरेशन कि आप निधि कंपनी बन चुके हो। क्लियर है? इसके एडिशन में अब ये रूल थोड़ा सा अपन साइड में रखेंगे क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं कि 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या डिक्लेरेशन वगैरह लगते हैं, इसलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। आ जाइए नीचे, इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स। ठीक है, अ निधि कंपनी शॉल बी अ पब्लिक कंपनी हैव मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। अब ये जो 5 लाख का लिमिट है मैंने काट दिया क्योंकि पहले ये पब्लिक कंपनीज में लगा करता था और अभी ये 2015 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट से पब्लिक कंपनी को 5 लाख का पेड अप इक्विटी कैपिटल नहीं लगता। फिर भी इन्होंने रूल में लेकर रखा है, आईसीआई ने खुद के मॉडल में दिया है, तो एज पर आईसीआई आपको इसको लिखना है। ठीक है, एज पर आईसीआई, पर लॉजिकली मैं इसको सपोर्ट नहीं करता तो मैं डायग्राम में भी चेंज कर दूं, जो मैंने काटा था मैं उसको वापस रख दूं, पर 5 लाख का पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में आज के डेट में नहीं लगता, तो ये चीज को थोड़ा सा आपने याद रखना। बट यहां पर मैं लिख कर रखूं 5 लाख का कैपिटल निधि कंपनी में लगेगा बट नॉट रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी, ये मैंने डिक्लेरेशन आपको यहां पे दे दिया बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे निधि कंपनी शॉल नॉट इशू अ प्रेफरेंस शेयर्स, हम है रूल 4 में। इफ अ प्रेफरेंस शेयर हैज बीन इशूड बाय निधि कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आने के पहले अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो दे शॉल रिडीम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू होते हैं, तो अगर आपने ये एक्ट आने के पहले अगर उसको इशू भी किया होगा, 2013 में एक्ट आया, वहां से 7 साल खत्म हो गए, तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स के इशू टर्म से उसको रिडीम करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सब रूल E of 6, no निधि कंपनी shall have the object memorandum other than the object of cultivating habit or thrift of saving amongst member। एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नो अदर ऑब्जेक्ट, सीधा बोला है। No निधि shall have the object in its memorandum other than the object of cultivating habit of thrift of saving amongst the member, receiving deposit and lending to members only। निधि shall have last word निधि लिमिटेड as a part of name, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Every निधि कंपनी, रूल नंबर 5, shall pay within a period of 1 year from the date of incorporation, maximum 200 मेंबर होना चाहिए, नेट ओन फंड 10 लाख होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, नेट ओन फंड का डेफिनेशन भी देखा है। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, अनइनकम्बर्ड मतलब जो चार्ज फ्री है, जो निधि कंपनी के पास चार्ज फ्री, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री, ना फिक्स चार्ज है ना फ्लोटिंग चार्ज है किसी का भी। नॉर्मली आप एफडी के ऊपर लोन ले सकते हो, आपने शायद सुना होगा, तो वो चार्ज हो गया, वो इनकम्बर्ड हो गया। एफडी के ऊपर आपने लोन लिया तो आपका एफडी इनकम्बर्ड हो गया, यहां चार्ज फ्री है। अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एज पर रूल 14। क्लियर है? रूल 14 के हिसाब से अगर मेरे 1 करोड़ के डिपॉजिट है तो उसमें से अनइनकम्बर्ड चार्ज फ्री डिपॉजिट 10 लाख के होने चाहिए, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स टू अ डिपॉजिट इज नॉट मोर देन 1:20। नेट ओन फंड्स अगर 10 लाख है तो आपके डिपॉजिट्स उसके 20 टाइम हो सकते हैं। अगर नेट ओन फंड मेरा 10 लाख है तो 20 टाइम्स, मतलब 2 करोड़ डिपॉजिट्स, 2 करोड़ तक के आप डिपॉजिट ले सकते हो। नेट ओन फंड 1 करोड़ का है तो आप 20 करोड़ के डिपॉजिट ले सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे, विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन वेयर एप्लीकेबल। देखो ऊपर क्या बोला है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, विद इन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने नीचे के 4 कंडीशन ABCD कंप्लाई करने हैं, और बाद में बोला है 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन वेयर एप्लीकेबल। और सेकंड फाइनेंशियल ईयर यहां क्यों बोला, बोले फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड से या सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड से। अब देखो, अगर आपने कंपनी 1 अप्रैल को शुरू किया तो 31 मार्च को आपका पहला फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होगा और फर्स्ट ईयर भी खत्म होगा। ऊपर उन्होंने क्या बोला है, इनकॉर्पोरेशन से 1 साल में 4 कंडीशन कंप्लाई करने हैं। तो मैं यहां पे 2 एग्जांपल लेता हूं छोटे से। अगर मैंने कंपनी बनाया 1 अप्रैल 2025 को, इनकॉर्पोरेशन किया कंपनी का, तो कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी 31 मार्च को खत्म हो रहा है 2025 को, और कंपनी का फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लायंस,
कंप्लायंस फर्स्ट ईयर, ये भी 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस रेफरेंस में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोला कि अगर आपने 1 अप्रैल को कंपनी बनाई होगी तो, या फिर कुछ कंपनी का 15 महीने का भी फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे अगर आप इस केस में कंपनी बनाओ, लेट्स से 1 जनवरी 2025 को आप कंपनी बनाओ, तो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होगा, हो सकता है तो भी, क्योंकि हो सकता है 3 महीने का एक्सटेंशन आरओसी नॉर्मली देती है, तो आपका कंप्लायंस ईयर भी नियरली 31 मार्च 2025 के आसपास खत्म होगा। या आपका कंप्लायंस ईयर आप बोल सकते हो कि भाई जनवरी में है तो 31 दिसंबर 2025 को कंप्लायंस ईयर खत्म हो जाएगा आपका। तो ये चीज को आपने याद रखना है। मैं हालांकि इधर 31 मार्च से लिखता हूं फर्स्ट एग्जाम के लिए, नीचे लिखता हूं 31 दिसंबर 2025। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जहां आपका खत्म हुआ है वहां से 90 डेज में, लेकिन अगर आपने कंपनी इन बिटवीन कभी तो भी ठोकी है, ठीक है, इन बिटवीन ठोकी है, फॉर एग्जांपल आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेट्स से है 1 जून 2025, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो 1 जून, ये 26 होना चाहिए, माय मिस्टेक, ये 26 होना चाहिए, ये भी 26 होना चाहिए, ठीक है, ये 25 ठीक है। अब आपने 1 जून 2025 को इनकॉर्पोरेट की है, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा कब? 31 मार्च 2026 को एंड होगा। आपका फर्स्ट कंप्लायंस ईयर कब एंड होगा? 31 मई 2026 को। अब अगर आपका 31 में 2026 को फर्स्ट कंप्लायंस ईयर एंड हो रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको ये 4 कंडीशन कंप्लाई करनी है, समझने की कोशिश करना। आपको 1 साल दिया है इनकॉर्पोरेशन से, मेरा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1 जून को, पर मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2026 को, पर मेरा कंप्लायंस का डेट कब खत्म हो रहा है? 31 मई 2026 को। अब इस केस में क्या होगा कि मैं यहां कंप्लायंस कंप्लीट किया, इसलिए मैं इसका रिपोर्टिंग जो है वो सेकंड फाइनेंशियल ईयर में करूंगा। सेकंड फाइनेंशियल ईयर में मैं इसका रिपोर्टिंग करूंगा, जो आएगा 31 मार्च 2027 को, क्योंकि मेरा कंप्लायंस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो ही नहीं रहा, मेरे को तो 31 में 2026 तक कंप्लायंस करना है। इसलिए बोला है ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और आफ्टर द सेकंड फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने कंप्लाई किया है, नीवी कंपनी शॉल फाइल अ रिटर्न टू स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इन NDH1 along with such a fees as provided। ठीक है, तो सिंपली बोलता हूं वापस, 1 अप्रैल या अगर आप जनवरी में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, 15 महीने का आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और 1 ईयर ये एक ही आएगा, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होते से ही आपने कंप्लायंस रिपोर्ट डालना है NDH1 में। लेकिन आप इन बिटवीन 1 जून वगैरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो पहले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है आप कंप्लायंस ना करो, क्योंकि आपका 31 में 2026 तक कंप्लायंस का डेट है, 1 साल पूरा दिया है, तो आप 31 मार्च 2027 के फाइनेंशियल ईयर एंड के 90 डेज में आप कंप्लायंस कर सकते हो। ये बोला है, तो मैं यहां पे साइड में एक और कंडीशन है वो भी बोल दू। इफ निजी कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद क्लॉज ए और डी, ए या डी, सिर्फ ए और डी बोला है। ए में मतलब नेट ओन फंड्स कंप्लाई नहीं किया और नेट ओन फंड्स का रेशियो आपने मैनेज नहीं किया, ए और डी में अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है, सब रूल ए और डी में अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है, इट शॉल विदिन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले अब ये लूप होल है, यहां पे इन्होंने बोला है कि पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही, हालांकि यहां पे भी इन्होंने मेंशन करना चाहिए था सेकंड ईयर के बाद, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सेकंड फाइनेंशियल ईयर, पर पहला ही फाइनेंशियल ईयर बोल दिया, सेकंड ईयर बोल दिया, यानी जैसे ऊपर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सेकंड ईयर बोला है, रिस्पेक्टिव कंप्लायंस आपका कब खत्म हुआ, यहां सेकंड ईयर उन्होंने बोला नहीं, तो बोले जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना, उसके इमीडिएटली 30 दिन के अंदर, कितने डेज के अंदर बोला है, देखो 30 डेज के अंदर NDH2 फाइल करना है कि हमने ए और डी ओन फंड्स की कंडीशन कंप्लाई नहीं की। मैं इसको समझाऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट, क्लियर कंसेप्ट। और फिर रीजनल डायरेक्टर 30 दिन में ऑर्डर पास करेगा कि आपको और कितना समय देना चाहिए, क्लियर। पर मेरा तो 1 साल खत्म ही नहीं हुआ ना, आप फर्स्ट फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 जून 2025 को कंपनी बनाई है, आप मेरे को क्या बोल रहे हो, मेरा कंप्लायंस का डेट 31 में 2026 तक है, आप बोल रहे हो 31 मार्च 2026 को, मतलब 31 में तक मैं कंप्लायंस कर सकता हूं नेट ओन फंड्स का। आप मुझे क्या बोल रहे हो, रीजनल डायरेक्टर कि नहीं 31 मार्च 2026 के बाद 30 दिन में ही बता दे कि तूने कंप्लाई किया गया। अरे मेरी ड्यू डेट यहां है, आप मेरे को इसी दिन मांग रहे हो, ये एक लूप होल है, तो यहां पे भी वर्ड आना चाहिए और सेकंड फाइनेंशियल ईयर रिस्पेक्टिवली करके, ठीक है। ये लूप होल है, यहां पे ये लूप होल आगे करेक्ट होगा, कभी ना कभी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट जरूर आएगा, ये चीज को याद रखना। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इसी अटेम्प्ट में पास होना है, क्लियर आंसर सबको हाँ ना, पर इसको याद रखना, जैसे ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली यूज किया है, यहां पे भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सेकंड फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज अगर मुझे 1 साल मिल रहा है 1 जून से 31 मई तक, तो मैं 31 मार्च को कंप्लायंस ऑन फंड्स का कैसे दिखाऊंगा, कह रहे ये तो मैं सेकंड फाइनेंशियल ईयर के वक्त दिखाऊंगा, तो ये चीज को याद रखना। तो ये थोड़ा सा लूप होल वाला एरिया है। नीचे बोला है एक्सटेंड बियॉन्ड अ सेकंड फाइनेंशियल ईयर इफ अ फेलियर ऑफ अ कंपनी इन सब रूल 1, पूरा सब रूल 1 के 4 कंडीशंस आपने कंप्लाई नहीं किए और वो 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड होता है फेलियर, तो ऐसे सिचुएशन में आपने डिक्लेरेशन देना है सेक्शन 406 में और आपको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी लगेंगे, क्लियर है। मैं चाहूंगा 1 मिनट में आपको देता हूं, पूरे रूल को आप समअप कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समअप कीजिए, गो फॉर इट फास्ट, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं।
डन पढ़ लिया। अब आ जाइए मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। आपने इनकॉर्पोरेशन किया, इनकॉर्पोरेशन के एक साल में मिनिमम 200 मेंबर्स तक पहुंच जाओ, मिनिमम 200 मेंबर्स, मिनिमम ओन फंड्स। अच्छा, मिनिमम 200 मेंबर्स क्यों? दिस इज फॉर द पर्पस कि भाई आपके पास ज्यादा फंडिंग रहे, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे, सो दैट लेंडिंग कर पाओ। मिनिमम ओन फंड्स 10 लाख रुपीज होने चाहिए। पेड अप कैपिटल फेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये मैंने ऐड किया, माइनस लॉसेस माइनस इंटेंजिबल, ठीक है। टर्म डिपॉजिट अनइंकम्बर्ड मिनिमम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड नेट ओन फंड्स हैज टू डिपॉजिट का रेशियो मैक्सिमम 1:20, क्लियर है। अब आपने इसको नीड टू कंप्लाई, इन चारों को कंप्लाई करना है, लेकिन कंप्लायंस आपने कर दिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली, आपने कंप्लायंस कर दिया, इन विच फर्स्ट ईयर एंडेड, ठीक है, जिस भी ईयर एंड हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने सबसे पहले रिटर्न ऑफ कंप्लायंस देना है, सर्टिफाइड बाय CACSCA में, फॉर्म नंबर NDH1 में, 90 डेज में आपने फाइल करना है फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या जब से ईयर एंड हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एंड हुआ है, आपने नॉन कंप्लायंस किया। अब नॉन कंप्लायंस में दो पार्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने नॉन कंप्लायंस सिर्फ A और D का बोला है। अगर आपने A और D का नॉन कंप्लायंस किया है तो एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, हालांकि लूप होल है, यहां पे सेकंड ईयर भी बोलना चाहिए, पर अब बोला है तो मैं डायग्राम दे रहा हूं। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से NDH2 30 डेज में फाइल करना है रीजनल डायरेक्टर को फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर 30 डेज में ऑर्डर पास करेगा कि कितना समय एक्सटेंड किया जा सकता है, वो समय मैक्सिमम 1 ईयर तक रहता है। बच्चे यहां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं एक्सटेंशन ही 30 दिन का है। एक्सटेंशन 30 दिन का नहीं है, 30 दिन में फाइलिंग है, 30 दिन में ऑर्डर है, एक्सटेंशन मैक्सिमम 1 साल तक हो सकता है, क्लियर है। नॉन कंप्लायंस बियॉन्ड सेकंड फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू रहा तो डोंट टेक डिपॉजिट्स। 2 साल के कंटिन्यू रहा है नॉन, तो 2 साल के बाद में आप डिपॉजिट नहीं रख सकते और आपको पेनल्टी भी लगेगी। और यहां क्लॉज बी और सी का अगर आपका नॉन कंप्लायंस है तो स्ट्रेट अवे नॉन कंप्लायंस 2 साल। 1 साल का नॉन कंप्लायंस रहा बी और सी का, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का रहा तो आपको पेनल्टी और डिपॉजिट्स के केस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहां सिर्फ ए और डी के लिए प्रोविजन बनाई है, बी और सी के लिए नहीं बनाई है, क्लियर है कंसेप्ट। तो आई गेस आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करके रखिए, आपको काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। डन हो गया सबका। चलो ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। फिर ये होने के बाद में रूल नंबर 6 ये हमारा हो चुका है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है रूल नंबर 6। फिर शेयर कैपिटल अलॉटमेंट वाला रूल है, एवरी शेयर शॉल इश्यू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर होना चाहिए। प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट शॉल नॉट अप्लाई रेफर टू इन A एंड B ऑफ रूल 2, दैट इज नॉर्मल। कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं रूल 2 में। नो सर्विस चार्ज शॉल बी इशूड लेविड फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। एवरी शॉल अलॉट ईच डिपॉजिट होल्डर एटलीस्ट मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपए का एक शेयर, ऐसे 10 इक्विटी शेयर मतलब 100 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट हर एक मेंबर को करना ही पड़ेगा, क्लियर है। हर मेंबर 100 रुपए तो लेके ही आएगा, बाकी प्रीमियम कंटेंट जितना है वो एडिशनली, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। provided that saving account holder and recurring deposit account holder shall hold at least 1 equity share of ₹10 each। हाँ, मेंबर बनना है तो 10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर, आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट बनाना है तो एक शेयर 10 रुपए का आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्लियर है। सिर्फ अकाउंट होल्ड करने के लिए निधि कंपनी में। मेंबरशिप, a निधि कंपनी shall not admit a body corporate or a trust as a member। अब बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट नहीं चलता तो कौन चलता है? इंडिविजुअल चलता है, HOF चलता है, फर्म चलता है, AOP BOI चलता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट नहीं चलता, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में ही ट्रस्ट आता है। लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल जाएगा। ब्रांच ऑफिस एजेंसी सब्जेक्टिव जिसके होंगे उसके हिसाब से तो ये चल जाएगा। एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड अंडर रूल, निधि कंपनी शॉल इंश्योर इट्स मेंबरशिप नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर। 200 मेंबर के नीचे मेंबरशिप नहीं जानी चाहिए। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए मेंबर, अगर माइनर को मेंबर लगाना है तो लीगल गार्डियन उसका प्रेजेंट होना चाहिए मेंबरशिप के तौर पे, क्लियर है आंसर। ये प्रोविजन बोला है। अब ये छोटी छोटी ऑलरेडी पता हुई प्रोविजन है। नेट ओन फंड्स 10 लाख किया, सच हायर अमाउंट जो चाहिए वो लगेंगे, ये यहां पे बोला है। और फिर बोला है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपॉजिट, मतलब अगर आपको डिपॉजिट करना है नेवी कंपनी में तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या देना है, इसके लिए मैंने जनरल रीडिंग के लिए सेक्शन रख के रखा है। इसको एक बार जनरली रीड करना, जनरल रीडिंग, ठीक है। जनरल रीड करना कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चाहिए।
एग्जाम में इस रूल 12 को पूछना बहुत पॉसिबल नहीं है, और आप फेंक भी सकते हो, अगर एक बार भी रीड कर लो तो भी फेंक सकते हो। तो मैं अभी आपको समय दे रहा हूं 1-2 मिनट का, फटाफट रीड कर लीजिए पूरा रूल नंबर 12। बहुत जनरलाइज है अगर आपको डिपॉजिट चाहिए तो। चलो डन एवरीबॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सभी रूल 17, 18, 19, 20, 21 ही हो चुका है। कंप्लायंस ऑफ रूल 3A, रूल 3A जो ट्रांजिशन था उसके ही कंप्लायंस में एक और रूल बनाया है कि आप रूल 3A को किस तरीके से विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019। अब ये रूल आके 6 महीने भी हो गए और 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपने SH7 शेयर होल्डिंग का जो SH7 है या PAS3 ये रिस्पेक्टिव लेवल्स पे फाइल करना चाहिए। क्लियर है, ये बोल के रखा है। अब रिस्पेक्टिव लेवल पे मतलब बेसिकली उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है, ये भी मैं बोल दूं होल्ड, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल शॉल नॉट अलाउड टू फाइल SH7 और फॉर्म PAS3। अगर आप रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रहे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ रूल, अब वो 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ रूल छोड़ दीजिए, पर इनकॉर्पोरेशन से 1 साल में अगर आप रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रहे तो आप SH7 और PAS3 ये फाइल नहीं कर सकते। ये चीज को आपको समझना जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? SH7 है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का, ये दोनों सीए अंडर के काम के ही फॉर्म है। SH7 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का फाइल नहीं कर सकते, मतलब कैपिटल अल्टर अलाउड नहीं है, और PAS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर सकते, मतलब किसी को अलॉटमेंट भी करना अलाउड नहीं है। सो यहां पे लिखना नो कैपिटल अल्ट्रेशन और नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ना शेयर्स अलॉट करने हैं ना कैपिटल अल्टर करना है, ये बोला गया है। ओल्ड निधि फाइल न्यू ई फॉर्म NDH4, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि NDH4 ओल्ड निधि कंपनीज को फाइल करना है, और अगर ये स्पेसिफाइड पीरियड में NDH4 फाइल नहीं करते हैं विद इन 6 मंथ्स तो इनको भी SH7 और PAS3 का रिस्ट्रिक्शन है। ये नॉर्मली अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक बार हमने रीड कर लिया। एंड में पेनल्टी, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो रूल 2 का और कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड देयर इन अंडर रूल 2, या कोई भी प्रोविजन आप प्रिस्क्राइब जो की है उसको कॉन्ट्रावेंट करते हो तो पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 5,000 every officer and company, and where the contravention is continuing further fine which may extend to 500 for every day during which contravention continues। ये चीज को आपने याद रखना है। अब इस पूरे चैप्टर में जो मैंने कुछ कवर नहीं किया है तो वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन एक्ट मतलब क्या, डाउटफुल असेट मतलब NPA जो भैया मीन्स बोरोवल अकाउंट विच हैज रिमेन नॉन परफॉर्मिंग असेट फॉर मोर देन 2 years बट लेस देन 3 years इज अ डाउटफुल असेट, मतलब 2 साल से ज्यादा बट 3 साल से कम अगर NPA है तो वो डाउटफुल असेट है। लॉस असेट, अब डाउटफुल अगर 2 से 3 साल में है तो लॉस असेट समझ में आना चाहिए, मीन्स अ बोरोवल अकाउंट हैज रिमेन नॉन परफॉर्मिंग फॉर मोर देन 3 years, ठीक है। सो 2 से 3 साल में डाउटफुल, 3 साल के ऊपर लॉस असेट। फिर नेट ओन फंड्स हमने पढ़ लिया। निधि का मतलब क्या है ये बोला है। हैबिट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेंटेंस, वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर। मेंबर सेविंग करेंगे कंपनी में और फिर हम उसी से लेंडिंग देंगे। क्लियर है। NPA ये तो सबको पता है ऑलरेडी, सरफेसिया में भी आपको आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंटरेस्ट इनकम और इंस्टॉलमेंट लोन टुवर्ड्स प्रीपेमेंट ऑफ अमाउंट रिमेन अनरियलाइज्ड फॉर 12 months। कोई भी ये निधि कंपनी के लिए NPA, हाँ नॉर्मल बैंकिंग कंपनी में 3 महीने के अंदर NPA होता है, तो यहां लिख के रखना बैंक्स 3 months NPA, 3 months और 90 days रहता है। ये सरफेसिया में हमको पता चलना चाहिए, सरफेसिया में आएगा, सरफेसिया एक एक्ट है हमारे इकोनॉमिक लॉ में, ठीक। और निधि के लिए 12 months NPA, ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट लोन वगैरह का नहीं आया तो। स्टैंडर्ड असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर डिफॉल्ट हो गया है। सबस्टैंडर्ड असेट मींस अ बोरोवल अकाउंट विच इज नॉन परफॉर्मिंग असेट, कोई भी बोरोइंग अकाउंट जो नॉन परफॉर्मिंग है। ये डेफिनेशन दिए है, आप रीड भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इनको रीड कर लेना। यहां आपका निधि कंपनी चैप्टर आएगा होता है खत्म, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।